नमस्कार, मैं के.डी. शर्मा। वर्तमान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान, जैसा कि हम जानते हैं कि आज छोटे से छोटा सिस्टम भी एक कुछ नियमों के तहत चलता है। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक बहुत बड़े नियम कायदे की आवश्यकता पड़ती है और इसी के तहत हमारे देश में कैबिनेट मिशन जो हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्तावों के अनुरूप भारत में संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो भारत का है वो बनाया गया और आज उसी के अनुरूप जो है वो भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। तो हम भारतीय संविधान का विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है और ये एक दो वीडियो में काम होने वाला नहीं है। इसमें सैकड़ों की संख्या में वीडियोस बनेंगे, तब जाके अपना पाठ्यक्रम जो है वो सिस्टेमेटिक वे में पूरा होगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको जो भी कंटेंट जिस टॉपिक का भी दूँ तो उसमें आपको पूर्णतया चीज़ मिले, कुछ भी बाकी ना रहे, ताकि परीक्षा में आप हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर पाएँ। तो इसी प्रयास के तहत मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। देखिए, संविधान एक नियम कायदों का समूह है और उसमें संविधान सभा के सभी जो गणमान्य योग्य सदस्य थे उन्होंने अपने अपने जो सिद्धांतों के अनुरूप, अपने अपने आकांक्षाओं के अनुरूप देश के लिए एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। इसमें कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग अलग जगह से एकत्रित की गई है। हमें पता है कि जो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद हूबहू 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो यह तक कह दिया था कि भारत को संविधान की आवश्यकता ही नहीं है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत का शासन संचालित किया जा सकता है, केवल मूल अधिकार अतिरिक्त जोड़कर। लेकिन फिर भी इसमें हम देखें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उससे 200 अनुच्छेद कॉपी किए गए हैं, उसमें कुछ अमूल चमूल परिवर्तन भी हुए हैं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम भी एकदम से नहीं आया, इसमें भी इससे पहले तमाम प्रकार के अधिनियम भारत के अंदर अंग्रेजों ने लागू किए, सब में कुछ ना कुछ सुधार किया और उन सब में परिवर्तन होते 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 जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से लेकर 1935 तक 1935 का भारत शासन अधिनियम बना और वही अधिनियम भारत के संविधान का मुख्य आधार बना। तो हम भारत के संविधान की विकास की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सबसे पहले तो हम वो नियम कायदे पढ़ेंगे, वो सभी अधिनियम पढ़ेंगे जो अंग्रेजों ने भारत में लागू किए थे। ठीक है, उसमें मुख्य मुख्य अधिनियम जो है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे हम देखें तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस वक्त ये कंपनी पूर्णतया एक व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे ये भारत के अंदर जो है वो प्रवेश करने लगी। भारत में इसको डचों से, पुर्तगालियों से लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। आपको पता हो तो जहांगीर ने सबसे पहले इनको सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद में फर्रुखसियर जो था उसने कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है पूर्णतया अधिकार दिए थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत के राजस्व मामलों पर अधिकार करती है और राजस्व से आगे बढ़ते हुए ये भारत के संपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को अपने अंतर्गत ले लेती है और पूरा भारत जो है वो इनके अधीन चलना शुरू कर देता है। किस प्रकार से भारत की सत्ता का प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। तो हमें मुख्य मुख्य अधिनियम इसमें पढ़ने होंगे। देखिए, एकदम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई।
इनको सफलता भी धीरे धीरे मिली। आप सभी को पता है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी थे रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी सेनापति थे, उनके मध्य युद्ध हुआ। किसके बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ। यह वास्तव में जो युद्ध था वो शक्ति और कूटनीति का युद्ध था, क्योंकि शक्ति थी नवाब सिराजुद्दौला के पास में और कूटनीति पूर्णतया खेली थी रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसने सिराजुद्दौला के मुख्य व्यक्तियों को, जिसमें मीर जाफर, माणिकचंद इत्यादि को अपने साथ मिलाकर और उस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को हराया। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल जो है उस बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। यह 1757 की घटना है। इसने अंग्रेजों को एक तरफ चाहे अपने कह सकते हैं कूटनीति से, चाहे धोखे से, उन्होंने बंगाल को अपने अधीन लिया, क्योंकि बंगाल ही इस देश की सत्ता का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने बंगाल को अपने अधीन ले लिया, लेकिन यहीं पर मामला थमा नहीं, मामला आगे बढ़ता रहा। मीर जाफर जो था, उसके बाद में मीर जाफर को हटा दिया, मीर कासिम को बंगाल का सूबेदार बनाया। लेकिन मीर कासिम ने, किसने? मीर कासिम जो था उसने क्या काम किया? उसने शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय, और तीसरी जो शक्ति इनके साथ में मिली थी, कौन? मीर कासिम बंगाल से। मीर कासिम कहां से थे? बंगाल से। दूसरी शक्ति शाह आलम द्वितीय, मुगल जो शासक थे वो, और तीसरी नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। ये तीनों ही अपने आप में शक्ति थे और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें किसी प्रकार की कोई कूटनीति नहीं थी। बक्सर के युद्ध में पूर्णतया कैप्टन मुनरो और इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ और इनमें शक्ति से शक्ति का टकराव हुआ, शक्ति से शक्ति का टकराव हुआ। पूर्णतया जो अंग्रेज थे वो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। इनके साथ में कौन थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों में कौन थे? कैप्टन मुनरो, कैप्टन मुनरो वो थे, और इधर ये तीनों थे, तीनों ही शक्ति थी। 1764 को जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज एक तरफा जीते, अंग्रेज एक तरफा जीते, और उसी के साथ ये तय हो गया कि भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति अंग्रेज हैं, और ये तीनों शक्तियों को अलग अलग हराने के बजाय एक साथ ये तीनों शक्तियां भारत की हार गई, और इसी के साथ अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो था, इन युद्ध के जरिए भारत के अंदर जो है वो अंग्रेज व्यापारिक से सीधा जो है धीरे धीरे प्रशासन के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंग्रेज जो आए थे वो एक कंपनी के रूप में सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रशासन में घुसते जा रहे हैं। और 1764 में ये युद्ध खत्म होने के बाद 1765 में इन्होंने जो इलाहाबाद की संधि की, इसके तहत इन्होंने बंगाल से राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए और बोले जी बंगाल से अब राजस्व की वसूली हम करेंगे और यहाँ का जो भी सूबेदार होगा वो हमारे अनुकूल होगा और अब हम अपने नियम कायदे तय करेंगे। इसी के साथ इन्होंने भारत के प्रशासन पर नियंत्रण करना शुरू किया और 1773 में इन्होंने एक एक्ट प्रतिपादित किया और उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब हमें रेगुलेटिंग एक्ट को विस्तार से समझना है। ये थोड़ी मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताई है। तो अंग्रेजों ने भारत में आकर
अब प्रशासन के अंतर्गत वो आ गए हैं और भारतीय प्रशासन में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि जो भारत की 3 बड़ी शक्तियां थी, कौन सी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल जो थे इस टाइम, भाई भारत के अपने शासक की बात करें, ये बात अलग है कि मुगलों के अधीन छोटे छोटे शासक अपने आप में स्वतंत्र हो चुके थे, मराठे स्वतंत्र हो चुके थे, बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, अवध अपना स्वतंत्र हो चुका था। फिर भी यदि अपने कहें कि भारत का नेतृत्व कौन है, तो मुगल ही थे। तो एक तरफ तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला हार गया, शाह आलम द्वितीय भी हार गया, और तीसरा जो बंगाल के नवाब थे वो भी साथ में हार गए, मीर कासिम। तीनों शक्तियों को एक साथ हराने के बाद इन्होंने अपनी शर्तों के मुताबिक बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि की, और इसके बाद इन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए सबसे पहला एक्ट पारित किया, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो मैं रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया? 5 काम किए। इन 5 में से जो छोटे छोटे काम हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कम इंपॉर्टेंट है, वो आरएएस मेंस के हिसाब से हैं। कौन सी चीज़ें आरएएस प्री के हिसाब से हैं, कौन सी रीट के हिसाब से, वो मैं आपको 5 ही बातें बता दूंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 को। कब पारित हुआ? 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया। इन्होंने कहा कि चूंकि बंगाल ही भारत की सत्ता का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था, तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। तो फिर आप दूसरी बात ये सोच रहे होंगे कि भाई उस वक्त अंग्रेजों की 3 जो थी वो प्रिवी पर्स थे। कितने थे? 3। जैसे एक तो था मद्रास, दूसरा था बंबई, और तीसरा था बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसी जिसको अपने बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी, यानी आप ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपने राजधानी टाइप से इनको बना रखा था, प्रमुख सत्ता के केंद्र थे मद्रास, बंबई और बंगाल। तो अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता, क्योंकि बंगाल में मुख्य केंद्र तो कलकत्ता ही था, तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया, कलकत्ता के अधीन कर दिया। तो देखिए पहला काम क्या किया? बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया। यह इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने पूरे भारत के सभी प्रिवी पर्स को एक स्थान पर केंद्रीकृत किया? तो एक स्थान पर केंद्रीकृत किया, तीनों प्रेसिडेंसी को एक स्थान पर केंद्रित किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तीसरा काम इन्होंने एक काम किया जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। अब बात सोचने की है, आपसे कभी पूछे कि उच्चतम न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कब की थी ये? 1774, मतलब घोषणा इसकी रेगुलेटिंग एक्ट में कर दी थी। जैसे अभी करती है ना सरकारें कि जी इस बजट के अंदर हम जो है मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं, भले ही मेडिकल कॉलेज 5 साल बाद में बने, लेकिन अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की घोषणा की और उसे 1774 में स्थापित भी कर दिया था। क्या आज का सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट सेम था?
देखिए पूरा सेम तो नहीं था, इसलिए नहीं था कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला लेते हैं उसकी अपील कहीं नहीं की जा सकती, वो फैसला अंतिम होता है। वो फैसला क्या होता है? अंतिम होता है आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में। लेकिन जो अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया, इसके फैसले के खिलाफ भी आप लंदन की प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। कहां पर जा सकते थे? लंदन की प्रीवी काउंसिल में दोबारा अपील वहां आगे और कर सकते थे। इसलिए यह उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। आज का भारत का उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय है। समझ में आया? ये एक बड़ा फर्क है। इसके अलावा नेक्स्ट जो था इसमें क्या था, इसी के अंदर ही ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, इसमें एक न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश इसमें क्या था? एक तो थे मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। कब? कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसमें। चौथी बात इन्होंने क्या काम किया, देखो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीजों पे क्वेश्चन उठ सकते हैं। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया था। कब घोषित किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। कहां हुई? कलकत्ता में हुई। किस एक्ट के अधीन हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन हुई। देखिए ऐसे बहुत एक्ट हैं, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में थोड़ा पढ़ें तो 1858 जो 57 की क्रांति के बाद का अधिनियम एक हम पढ़ेंगे। 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार एक हम पढ़ेंगे। 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो भारतीय संविधान का मूल आधार है। भारतीय संविधान का 70% हिस्सा उसमें से लिया गया है। तो ये हो गया कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय। अब देखिए चौथी बात क्या है। चौथी बात कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस चौथी बात के जरिए इन्होंने क्या काम किया, ये बातें आरएएस प्री में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चौथी बात में इन्होंने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी प्रकार के को बिना अनुमति किसी भी प्रकार के गिफ्ट, उपहार लेने पर पाबंदी लगाई। इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं, भाई ब्रिटिश सत्ता कभी नहीं चाहती थी कि हम जिस कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजे हैं, ये कंपनी कहीं हमारे अंडर से निकलकर कहीं भारत के अंदर ही ज़्यादा घुस जाए, वहाँ के राजाओं के साथ ही मिलकर वहाँ का शासन चलाने लग जाएं, तो हमारा काम तो खराब हो जाएगा। तो इन्होंने इस एक्ट के जरिए कई बातें रखी। भाई एक तो यदि कंपनी का कोई आदमी गड़बड़ करता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ भी आपको न्याय ना मिले तो आप कहाँ पर आइए? लंदन की प्रीवी काउंसिल में आइए। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों को बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के गिफ्ट, उपहार इत्यादि लेने पर क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। और 5वां, कंपनी के सभी राजस्व संबंधी क्रियाकलापों की देखरेख करने के लिए, भाई वो कितना टैक्स जनता से ले रहे हैं, कितना वो ऊपर ब्रिटेन को भेज रहे हैं, इन सब के लिए इन्होंने गवर्नेंस ऑफ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई, जो कंपनी के राजस्व संबंधी सभी कार्यों की देखरेख और निगरानी करती थी। ये 5 बातें हैं। अब आप सोचेंगे सर ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, तो आप ये 2 क्यों बता रहे हो? कई बार आरएएस प्री में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा कार्य रेगुलेटिंग एक्ट से संबंध नहीं था? ठीक है, अब इन 4 बातों के अलावा कह दें कि जी बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया,
नंबर 2, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर 4, गवर्नेंस ऑफ बोर्ड की स्थापना की गई। तो भाई इसमें देखिए आप, वायसराय नाम का कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। गवर्नर का नाम वायसराय करने का काम 1858 के अधिनियम के तहत आया है। तो ये आ गया अपना रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे, देखिए वैसे तो पिट्स इंडिया एक्ट भी थोड़ा सा पढ़ लें तो ठीक है, बाकी मेन जो है आपको पढ़ना होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो अगली क्लास में हम 1858 का भारत शासन अधिनियम का अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है इसके ज़रिए ये टॉपिक समझ में आया होगा। नोट्स भी आप बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।